नमस्कार दोस्तों, संस्कृत के इस पहले अध्याय में आपका स्वागत है। इस अध्याय में हम जानेंगे संस्कृत वर्णमाला के बारे में। वर्ण एक एक अक्षर को हम वर्ण कहते हैं, जैसे कि ए, आ, ई, ऊ, ऊ, क, ख, ग, घ। तो ये एक एक वर्ण होता है और इन्हें एक विशेष पंक्तियों में लगाया जाता है। इसे कहते हैं वर्णमाला। वर्णमाला में दो भाग होते हैं, स्वरः और व्यंजनानि। यानी कि हिंदी में अगर हम कहें स्वर और व्यंजन, स्वरः और व्यंजनानि। तो स्वर में हमारे पास ये पहली लाइन और दूसरी लाइन के पहले 4 वर्ण हमारे पास स्वर के मौजूद होते हैं संस्कृत वर्णमाला में, और बाकी के जो ये नीचे आप देख पा रहे हैं ये हमारे पास व्यंजन है। तो सबसे पहले हम स्वर के बारे में जानेंगे कि इनका उच्चारण कैसे किया जाता है और किस भाग से। जैसे कि हम उच्चारण करने के लिए हम हमारी जीभ या जीवा का प्रयोग करते हैं। तो जीवा किसी भी वर्ण को बोलते वक्त मुंह के किसी भाग को स्पर्श करती है, उसके हिसाब से इन एक विशेष वर्ग में इनको बांट दिया जाता है। वो तो सबसे पहले हम जानेंगे कि स्वर का उच्चारण कैसे होता है और जीभा किस भाग को स्पर्श करती है और ये ध्वनि उत्पन्न होती है। तो जैसे कि अब आप नीचे देख पा रहे हैं इस चित्र के माध्यम से कि हमारी जीभा जब जिस भाग को स्पर्श करती है किसी भी वर्ण को उच्चारण करते वक्त, तो वो इन जगह पर स्पर्श करती है और उनको हमने एक विशेष नाम दिया होता है संस्कृत में। सबसे पहले ये जो कंठ का भाग होता है, जो जीभा के बिल्कुल पीछे की साइड में पीछे की तरफ होता है, इसको कंठ कहते हैं और जीभा उसे स्पर्श नहीं कर सकती। तो जीवा कहीं पर भी स्पर्श नहीं करती और ध्वनि सिर्फ कंठ से निकलती है, इसलिए उसको कंठ्य वर्ग कहा जाता है। उसके आगे बिल्कुल जीभा के ठीक ऊपर का जो भाग होता है उसको तालु कहते हैं, हिंदी में तालु, या फिर संस्कृत में हम कहें तो तालव्य है। तालव्य है वो भाग होता है जो जीभ के बिल्कुल जीभा के ऊपर की ओर होता है और कुछ वर्ण का उच्चारण करते वक्त जीभा तालव्य को स्पर्श करती है। उसके बाद हमारे पास उससे अगला भाग आता है जो कि दांत और तालव्य के बीच का भाग होता है और उसको हम मूर्धन्य कहते हैं। मूर्धन्य जो भाग, जो दांत, ये हमारा दांत का भाग है और ये हमारा तालव्य का भाग है। तो दंत्य और तालव्य के बीच में मूर्धन्य स्थान होता है जिस पर जीभा स्पर्श करती है कुछ वर्ण को बोलते वक्त। उसके बाद अगला जो भाग आता है वो है दंत्य, मतलब जिन वर्ण को बोलते वक्त या जिन वर्ण का उच्चारण करते वक्त जीभ दांत को स्पर्श करती है उस भाग को या उस वर्ग को दंत्य कहा जाता है। और उसके बाद जो हमारे होठ हैं, अगला भाग होठ, जिसको हम ओष्ठ्य भी कहते हैं। तो कुछ वर्णों का उच्चारण करते वक्त हमारे होठ आपस में एक दूसरे के साथ टकराते हैं, तो उसको हम ओष्ठ्य कहते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे स्वरा के उच्चारण और जीवा किस भाग को उन्हें उच्चारण करते वक्त स्पर्श करती है। तो आइए पहले स्वरा के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास भाग जो कंठ भाग है उसको हम लेते हैं, कंठ्य। इन 3 वर्णों से
कंठे से उच्चारण होता है। ए, आ, अह। तो हमने देखा कि जीवा किसी भी भाग को स्पर्श नहीं कर रही है और ध्वनि जो कंठ से उत्पन्न होती है, तो ये तीनों कंठ श्रेणी में रखे जाते हैं। उसके अगला भाग तालव्य, जो कि जीभ के बिल्कुल ऊपर का भाग होता है। आप इस चित्र से भी देख सकते हैं। इनको उच्चारण करते हैं ई, ई। तो हमने देखा कि जीभा तालव्य के भाग को स्पर्श करती है इन्हें उच्चारण करने में। उसके बाद हमारे पास दो ऐसे वर्ण स्वर भी हैं जो इन दोनों भागों का इस्तेमाल करते हैं इनको उच्चारण करते वक्त। वो हैं ए, आई। तो हमने देखा कि इन दोनों कंठे और तालव्य का प्रयोग करते हुए हम इन दोनों वर्णों का उच्चारण कर, तालव्य को स्पर्श करती है और कंठ से ध्वनि आती है। चलिए, अगला जो भाग है वो है मूर्धन्य। मूर्धन्य, मूर्धन्य जो कि दांत और तालव्य के बीच का भाग होता है। तो अब इनका उच्चारण करके हम देखते हैं। र, र। तो हमने देखा कि जो जीभ है वो मूर्धन्य भाग, जो दांत और तालव्य के बीच का भाग है, उसे स्पर्श करती है इनकी ध्वनि उत्पन्न करने के लिए। अगला जो भाग है वो है दंत्य। दंत्य से हम किसी भी स्वर का उच्चारण नहीं करते। व्यंजनानी का उच्चारण करने के लिए प्रयोग होता है, लेकिन किसी भी स्वर का उच्चारण करने के लिए दंत्य का प्रयोग नहीं होता है। उसके बाद अगला जो दो भाग हैं वो हैं ओष्ठ्य और कंठे। कंठे हमने पहले ही देख चुके हैं। वो वर्ण जिनका उच्चारण करने के लिए हमारे जो होठ हैं वो आपस में टकराते हैं। तो जैसे उ, ऊ, अंग। तो इनको हम ओष्ठ श्रेणी में रखते हैं। और ये हम पहले ही जान चुके हैं कि कंठे से ए, आ, अह का प्रयोग होता है। उसके बाद हमारे पास ये दो और वर्ण हैं जिनका उच्चारण इन दोनों से होता है, ओष्ठ्य और कंठ से। तो अब हम इनका उच्चारण करते हैं। ओ, औ। दोनों का उच्चारण ओष्ठ्य और कंठ से होता है। हम फिर से इनका सभी का उच्चारण करते हैं और यहाँ से जानते हैं। ए, आ, ई, उ, ऊ, र, ए, आई, ओ, औ, अंग, अह, रे। और उसके बाद हम देखते हैं इनको तीन भाग में जो हमारे स्वर हैं उनको वर्गीकृत किया गया है। पहला है हर्षवः, दूसरा है दीर्घ और तीसरा है प्लूतः। प्लूतः। तो हर्षवः में कौन से वर्ण आते हैं और उसकी क्या परिभाषा है। जिन स्वरों का उच्चारण करने के लिए 1 सेकंड से भी कम का समय लगता हो उसे हम हर्षवः स्वर कहते हैं। जैसे हमने देखा ए, ई, उ, र। बहुत ही 1 सेकंड से भी कम समय में इनका उच्चारण हो रहा है। दीर्घ में अगर हम देखें तो जिनका समय 1 सेकंड या 1 सेकंड तक ही लगता है, मतलब कि हर्ष वर्णों में उच्चारण करने में जो समय लगा उससे थोड़ा ज़्यादा लगता है। जैसे आ, ऐसे आ में ज़्यादा समय लगता है। ए, आ, ई, उ, र। तो इनको दीर्घ स्वर भी कहा जाता है।
ई, उ, र। इन स्वरों को हर्षव स्वर भी कहा जाता है। और आ, ई, उ, र इनको दीर्घ स्वर कहा जाता है, क्योंकि इनमें उच्चारण करने में हर्षव स्वर से ज़्यादा समय लगा। एक बार हम इनको फिर से इनको उच्चारण करते हैं और इसमें फ़र्क देखते हैं कि कितना समय लगता है। जैसे ए कम समय लगा, आ ज़्यादा समय लगा। ए, आ, ई, उ, र। तो इनमें हर्ष और दीर्घ स्वर भी कहा जा सकता है उनके समय के अनुसार कि उच्चारण करने में कितना समय लगा। अगला है प्लूटः। प्लूटः में वो स्वर या वो वर्ण आते हैं जिन्हें उच्चारण करने में 1 सेकंड से अधिक समय लगे। जैसे ये कुछ स्वर हैं, इनमें से ए दीर्घ स्वर, आई प्लूतः शब्द उससे भी ज़्यादा समय लिया। ओ दीर्घ स्वर प्लूतः, औ इससे भी ज़्यादा समय लिया। तो इस तरह से हम इनको अलग अलग भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं उसके समय के अनुसार कि किसको उच्चारण करने में कितना समय लगा। तो ये 3 तरह से हम इसको विभाजित कर सकते हैं, हर्षवः, दीर्घः और प्लूतः। हर्षव में अ, ई, उ, रै होते हैं। दीर्घ में आ, ई, उ, र, आ, ई, उ, र होते हैं। दीर्घ और प्लूतः इन दोनों में इनका प्रयोग किया जा सकता है। ए, ऐ, ओ, औ। तो इस तरह से दीर्घ और प्लूतः में श्रेणी में भी ये आते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कुछ उदाहरण। जैसे हर्ष और दीर्घ में एक उदाहरण लेते हैं कि कैसे ये अलग होता है। जैसे हम एक शब्द हमने यहाँ लिया भवती, भवती। दूसरा अगर हम देखें तो ये तय छोटी ई है, तय के बाद छोटी ई है, इसलिए ये भवती, भवती। दूसरा बड़ी ई है, इसमें ज़्यादा वक्त लगेगा, इसको बोल देंगे भवती, 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 भवती। इसमें ज़्यादा समय लगेगा। तो इसलिए इनका जैसे ही इनका उच्चारण होता है और इनका जो अर्थ होता है वो भी इनका उच्चारण में तो हमें ज़्यादा समय लगेगा ही। जैसे भवती, 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 भवती। तो हमने देखा कि दीर्घ को उच्चारण करने में ज़्यादा समय लगता है, हर्ष को उच्चारण करने में कम समय लगता है। इसके साथ साथ ही उनका जो अर्थ होता है, उसका जो शब्द का मतलब होता है वो भी बदल जाता है। जैसे भवती, भवती का मतलब होता है अस्थि, अस्थि। हिंदी में हम इसको है कहते हैं, संस्कृत में अस्थि। और भवती, भवती मतलब आप, हिंदी में जिसको हम आप कहते हैं और उसी को भवती कहा जाता है। स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग को आप कहने के लिए हम इसका भवती का प्रयोग करते हैं। तो ये इस तरह से हर्ष, दीर्घ और प्लूतः में भी इनको स्वरों को विभाजित किया जा सकता है कि उनमें उनको उच्चारण करने में कितना समय लगता है उसके हिसाब से। इसको अंग, ओहो, अंग, ओहो, इसको अंग, इसको अनुस्वर कहते हैं। अंग, ओहो, विसर्ग कहते हैं। इनका प्रयोग हम आगे चलकर देखेंगे। रे, रे। इनका प्रयोग वैदिक संस्कृत में होता है, तो आगे चलकर हम इनका प्रयोग करेंगे। तो इसी के साथ हमारा स्वर का जो अध्याय है
वो समाप्त होता है। और अगले अध्याय में हम जानेंगे व्यंजनानी और व्यंजनानी के उच्चारण के बारे में। तो तब तक आप देखते रहिए हमारा चैनल, और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। और अब हम आपसे मिलेंगे अगले अध्याय में। तब तक धन्यवाद।